हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास 11th की हिंदी एनसीईआरटी आरोह भाग 1 को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके केवल 2 पार्ट बाकी रह गए थे। आज हमारा ये 9th पार्ट होगा। और विद्यार्थियों, आप लोग इस चीज़ को भी समझ लीजिए कि हम जो तैयारी करेंगे ये केवल एक दिन की तैयारी नहीं होती है, इसको हमें लगातार करना पड़ता है। आपको ये नहीं कि आप वैकेंसी का इंतज़ार करेंगे और तब आप पढ़ेंगे, तब तो हम रिवीजन के दौर में होंगे। हमारी जो तैयारी है उससे पहले 3 से 4 बार हो जानी चाहिए। 3 से 4 बार हमें हर पाठ पढ़ा हुआ होना चाहिए। एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर की जो कहानी है वो शॉर्ट में हमें पता होनी चाहिए। साथ ही उनके राइटर्स का भी अच्छे से हमें ख्याल रखना है, क्योंकि यदि जब हमारे पास भर्ती आ जाती है तब हमारे पास याद करने का इतना समय नहीं होता, तब तो हमारा रिवीजन का एक टाइम होता है। तो आप अपनी युद्ध की जो तैयारी है वो पहले से कीजिए। एक दिन में कोई युद्ध नहीं लड़ा जाता, उसका समय दिया जाता है। धैर्य के साथ अपनी तैयारी शुरू कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को फॉलो नहीं किया है, एनसीईआरटी के मैंने 5-6 पाठ उपलब्ध करवा दिए, आप उनको वीडियोस को जरूर देखिए, सुनिए ध्यानपूर्वक और राइटर्स को अच्छे से याद कीजिए, उनकी रचनाओं को अच्छे से याद कीजिए। फिर आगे की वीडियो में हम इसका पद्य भाग जो होगा, काव्य खंड जो होगा, वो कोशिश करेंगे पूरा करने की। तब तक के लिए आप गद्य खंड को संपूर्ण कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती हैं। ये भारत की खोज का एक उपसंहार, भारत की खोज आपको पता है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और इसका एक अंश 8वीं क्लास में लगाया भी गया है। जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपको वो भारत की खोज बच्चों को पुस्तक पढ़ानी भी पड़ेगी। उसके उन्होंने निष्कर्ष रूप में ये बात लिखी है। तो आइए जवाहरलाल नेहरू जी का देख लेते हैं। जन्म जो है सन 1889 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं मेरी कहानी। मेरी कहानी क्या है? इनकी आत्मकथा है, ये ध्यान रखना है। विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदी अनुवाद, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया, लेखकों और भाषणों का क्या है ये संग्रह। सन 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू जी का जो जन्म है इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता वहां के बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर और उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो और कैम्ब्रिज में हुई थी। वहीं से इन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की थी, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव था। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए थे। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। तो ये भी कभी कभी प्रश्न जीके में आ जाता है कि 1929 में उन्होंने क्या किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और यहीं पर उन्होंने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी थी। नेहरू का झुकाव सदा से किसकी ओर था? समाजवाद की ओर था। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति और वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया था। अब जो हम कहानी पढ़ेंगे, प्रस्तुत जो पाठ पढ़ेंगे हम, हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय होगा ये। ठीक है। अब हिंदुस्तान की कहानी आप लोगों ने ऊपर में इनकी यहाँ पर देखिए कहाँ क्या है। ये हिंदी अनुवाद किया गया, अर्थात ये किस में लिखी गई थी? अंग्रेजी में मूलतः इसको लिखा गया था। तो हिंदुस्तान की कहानी का हम कौन सा भाग पढ़ने जा रहे हैं? 5वां अध्याय। अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाव उपाध्याय ने किया है इनका ये रूपांतरण हिंदी में। इसमें पंडित नेहरू ने बताया कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि उनके अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ करोड़ लोगों की जय। कहने की जरूरत नहीं कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण क्या है? पैना है। तो पाठ का नाम ही है बच्चों भारत माता।
तो आप समझ इस चीज़ को देखो, जब भी आप देखेंगे कि हम राष्ट्रगान करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके बाद हम भारत माता की जय ये हमेशा बोलते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लोगों के बीच में जाकर देखा कि आखिर भारत माता की जय का लोगों को मतलब पता है या नहीं पता है। तो इसके लिए उन्होंने भारत भ्रमण किया और भारत के लोगों के बीच में जाकर इस शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि हम भारत माता की जय में किसकी जय बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता तो उन जलसों से मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सियाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद था, यहाँ आप देखेंगे किसानों से महदूद मतलब अलग था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता। तो यहाँ पर वो देख रहे हैं कि वो शहरों में और गाँव के लोगों में जब जाते हैं तो एक अंतर उनमें विचारों में उनकी भिन्नता दिखाई देती है। आगे बढ़ेंगे। मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए हिंदुस्तान एक है। तो लोगों के बीच में जाते और लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करते थे। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा था। यकसा मतलब एक समान था। और स्वराज का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते हैं क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी हैं। तो ये क्या करते हैं, ये भारत के अनेक हिस्सों में घूमते रहते थे। उत्तर पश्चिम में खैबर दर्रे से लेकर ये जब कन्याकुमारी तक आते हैं, अर्थात पूरे भारत का उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक घूमते हैं, तो ये लोगों को बताते हैं कि सभी किसानों की जो समस्याएं हैं वो क्या हैं, सेम है, चाहे वो उत्तर भारत का किसान हो चाहे वो दक्षिण भारत का किसान हो। क्यों ऐसी समस्याएं सेम क्यों हैं? क्योंकि अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों का जो शासन है हर जगह एक समान था, प्रताड़ित करने वाला था, किसानों को कर्ज में डुबाने वाला था। तो इसलिए इनकी जो समस्याएं बन गई वो भी एक जैसी हो गई। यानी गरीब, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद पुलिस के जुल्म और ये सभी बातें गुथी हुई थी। और उस डड्डे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था, मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचे और कुछ हद तक बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुज थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शब्द आ रहे हैं बच्चों नए नए, तो आप यहाँ पे देखो शब्दों के अर्थ यहीं पर दिए हुए हैं। ग़िज़ा मतलब खुराक, खाद्य भोजन, महदूद मतलब सीमित, यकसा मतलब एक समान और डड्डा मतलब बोझ, कि सभी के ऊपर एक बोझ था। ठीक है, जुज मतलब एक खंड भी होता है, जुज मतलब एक भाग। ठीक है, तो हमने एक नया शब्द पढ़ा है अभी, जुज। कभी कभी ऐसे अर्थ भी आ जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये भारत में घूम रहे हैं और किस प्रकार से अपनी भारत के किसानों की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में होने वाले कश्मकशों का जिक्र भी ले आता था। आप देखेंगे कि क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तो भारत से बाहर भी पढ़े हुए हैं, इनको भारत से बाहर की दुनिया का पता है, लेकिन भारत की जो आम जनता है उसको तो ये पता ही नहीं है कि विदेशों में क्या चल रहा है। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसे तरक्की की है। यह काम आसान ना था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी ना था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां भी की थी। आप देखेंगे लोग इन चीज़ों को जोड़ पाते थे। जिन लोगों ने तीर्थ यात्राएं की हैं, जिन लोगों ने महाकाव्यों का थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, या जिन्होंने अंग्रेजों की तरफ से विदेशों में सैनिक के रूप में भी नौकरियां की हैं, उस वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे सवाल उनकी समझ में भी आ जाते थे। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय
इस नारे से जोर के साथ किया जाता, मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता। कुतूहल मतलब उनको एक हैरानी सी होती थी, और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लगते, क्योंकि जनता बहुत ही साधारण थी और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको इस बात का अर्थ भी नहीं पता था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रश्न इसलिए कर रहे हैं ताकि बाद में उनको इस शब्द का अर्थ बता सकें। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती, जिले की धरती, या सूबे की, या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब। अब आप देखेंगे कि वो किसानों में ये देखना चाह रहे थे कि आप केवल अपने गांव को ही अंग्रेजों से मुक्त कराना चाहते हो, अपने जिले को ही मुक्त कराना चाहते हो, या पूरे हिंदुस्तान को करवाना चाहते हो। तो उस किसान के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी क्या भावना पैदा कर रहे हैं कि भारत माता की जय, अगर आप अपनी धरती को समझते हो तो धरती का मतलब पूरे भारत की धरती होना चाहिए, ये नहीं कि केवल आप अपने गांव को ही चाह रहे हो। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे उब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय। अब विद्यार्थियों, ऐसा क्यों कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि लोगों की जय? क्योंकि कोई भी जो देश होता है ना, उस देश की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है, उसके अपने पहाड़, पर्वत, नदियां होती हैं। लेकिन मान लो कि उस देश में कोई जनसंख्या ही ना हो, तो क्या वो देश देश बना? वो देश नहीं कहलाया। वो देश देश कब बना? जब उनकी अपनी एक भूमि है, उनका अपना एक दायरा है, उनके अपने नदी, पहाड़, पर्वत, उनके अपने साधन हैं, और उसमें रहने वाले लोग हैं, और वो लोग इस धरती को हमेशा सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो इन लोगों की ही जय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बताई कि किस प्रकार से आप भारत माता की जय का मतलब होता है भारत के करोड़ों लोगों की जय। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, इस तरह एक तरह से तुम ही भारत माता हो, और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो ये कुछ प्रश्न है विद्यार्थियों, ये भी आप देख लेना। लेकिन यहाँ पे भाषा की बात आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे पाठ के संदर्भ में दक्षिण, पश्चिम, यक्सा, एक जुज और डड्डे, तो इनको आपको अर्थ पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आया है कि दिए गए संज्ञा शब्दों के विशेषण रूप लिखिए, कि विशेषण क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आज़ादी एक संज्ञा है, और इसका विशेषण क्या बनेगा? आज़ाद, ठीक है। चमक का विशेषण क्या बनेगा? चमकीला। कभी कभी ना आप लोगों से दोनों शब्द आ जाते हैं और फिर पूछ लेता है चमकीला और चमक में कौन सा संज्ञा है, तो संज्ञा से बना, संज्ञा में ही हमने कुछ ऐड किया तो उसको विशेषण बनाया चमकीला। हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तानी, मतलब आप किसी इंसान की विशेषता बता रहे हैं। वो क्या है? मेरा दिल है हिंदुस्तानी, आपने सॉन्ग भी सुना होगा। हिंदुस्तान पूरे भारत की बात हो गई, है ना, और हिंदुस्तानी कह दिया तो उसकी विशेषता हो गई, ठीक है। तो आप इन शब्दों को पता होना चाहिए। जैसे आगे हैं कुछ, यात्रा है तो यात्री हो जाएगा, पुराण है तो पुराणिक हो जाएगा, भारत है तो भारतीय हो जाएगा, सरकार है तो सरकारी हो जाएगा, और विदेश का बच्चों आप मुझे कमेंट में बताएंगे विदेश का विशेषण क्या होगा। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आज तो छोटा सा ही पार्ट था, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने सारे पाठ, पूरे पाठ उन वीडियो में आप लोगों को उपलब्ध कराए हैं। एक बार आप पाठों को ज़रूर सुन लीजिए, सुनकर हमें जल्दी याद होता है। वैसे हम कई बार सुनना नहीं चाहते हैं, या हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हमें टाइम लग जाता है, तो मुश्किल से आधे घंटे की वीडियो है, आधे घंटे में आपको एनसीईआरटी का एक पाठ भी कवर हो जा रहा है। अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से विद्यार्थियों करते रहिए, लगे रहिए। इस बार की भर्ती में आपको अपना सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो उसके लिए हथियार उठा लीजिए, तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बोलूं भी ना, लेकिन फिर ऐसी हो ही जाती है।